Hello friends, this is Jasper. Welcome to our Manch. We are present here with a new video that is CDP. CDP के इस चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 में आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अर्थात वंशानुक्रम एवं वातावरण। फ्रेंड्स, सीडीपी का चैप्टर 2 जो आज हम करेंगे, बेसिकली हम जो कर रहे हैं ये सीटेट 2020 जो 31 जनवरी 2021 को होना है उसको लेकर हम सीडीपी का चैप्टर 2 कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 एंड मनोविज्ञान का एक परिचय 2 क्लास हम कर चुके हैं। आज जो रहेगा हमारी थर्ड क्लास, यदि चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 2 रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इससे पहले फर्स्ट जो चैप्टर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 60 दिन की रणनीति के साथ हम ये लेकर चल रहे हैं। प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे सीडीपी के, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एंड पेडागोजी के प्रत्येक एस्पेक्ट को हम क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी। जब भी हम किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट यानी विकास की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर में हम क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी बच्चे का जो विकास है उसका निर्धारण मां के गर्भ से यानी कि बच्चे के जन्म लेने के बाद से निर्धारित नहीं होता। ठीक, भ्रूण जो पनपता है मां के गर्भ में तभी से लेकर यानी कि मां के गर्भ से लेकर बच्चे के जन्म तक, तब भी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा होता है। एंड उसके बाद यदि हम बात करें तो उसके बाद तो बच्चे का विकास होता ही होता है। तो सबसे पहले यानी कि किसी भी बच्चे के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण की क्या भूमिका है, क्या इसका प्रभाव है, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वंशानुक्रम, बेसिकली वंशानुक्रम है क्या, उस चीज को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको अच्छी तरह से बेहतर समझ आएंगे। तो फ्रेंड्स, वंशानुक्रम जैसा कि पेरेंट्स के द्वारा बच्चे में आई जितनी भी विशेषताएं होती है, जो गुण होते हैं, कुल मिला के पेरेंट्स द्वारा बच्चे में स्थानांतरण जितने भी गुण होते हैं, जो अंतरण होता है गुणों का जीन्स द्वारा, ठीक है, माता पिता से उनके बच्चों में जीन्स द्वारा जो भी विशेषताएं, जो भी गुण आते हैं, ठीक है, वो वंशानुक्रम यानी कि उसके किसी भी बच्चे के प्रकृति में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अच्छी तरह से समझिए, यानी वंशानुक्रम बच्चे के जितने भी गुण होते हैं उसके पेरेंट्स द्वारा जो ट्रांसफर किए गए होते हैं, ट्रांसफर मतलब जो अंतरण होते हैं, क्लियर, वो सभी बच्चे के वंशानुक्रम से उसे प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में उसके हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम किस तरह से भूमिका निभाता है। तो यदि हम बात करें पेरेंट्स द्वारा जो भी ट्रांसफर गुण होते हैं, उनमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे की शारीरिक बनावट, क्लियर, शारीरिक बनावट से मतलब यहाँ पे बच्चे की लंबाई हो गई। जिस भी बच्चे के पेरेंट्स थोड़े लंबे होते हैं या थोड़े मतलब ठिगने होते हैं, ठिगने मतलब उनकी हाइट कम होती है, वो डिपेंड करता है, शारीरिक बनावट डिपेंड करती है। इसके बाद रंग डिपेंड करता है। रंग में यदि हम बात करें तो आंखों का रंग, किसी भी बच्चे के आंखों का रंग, ठीक है, उसके बालों का रंग, उसके पेरेंट्स द्वारा जो ट्रांसफर गुण है यानी कि जीन्स द्वारा आए जितने भी गुण हैं, प्रकृति यानी कि वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त गुण होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, यानी वंशानुक्रम, हेरिडिटी से आए प्राप्त गुण होते हैं, ठीक है। तो बच्चे की कदकाठी हो गई, बिल्कुल मोटी और सिंपल भाषा में समझ लीजिए, बच्चे की कदकाठी हो गई, उसकी लंबाई हो गई, उसका रंग हो गया, ठीक है, रंग रूप हो गया। यदि स्किन यानी बच्चे की त्वचा की बात करें, त्वचा का मतलब यहाँ पे स्किन से है, स्किन का जो रंग होगा, रंग रूप होगा, ठीक है, शारीरिक बनावट होगी, ठीक है, कदकाठी होगी, कदकाठी की यदि हम बात करें, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आई होप यहाँ पे। तो इन सबको देखते हुए हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम यानी कि जो हेरिडिटी है वो
स्टैटिक है, ठीक, एकदम स्थिर है, यानी कि बच्चे की प्रकृति हेरिडिटी मतलब बच्चे का स्वभाव उसके पेरेंट्स से प्राप्त होता है कुल मिला के। तो ये स्टैटिक गुण है। एक समय स्टैटिक मतलब ये एक समय आने तक बिल्कुल निश्चित हो गया होता है। स्टैटिक मतलब एक समय आने तक ये जो भी बच्चे का रंग आ गया, ये मान लीजिए कि कोई भी बच्चा थोड़ा सांवला है तो जीवन भर वो सांवला ही रहेगा भाई, गोरा तो नहीं हो जाएगा। जो बच्चा गोरा चट्टा है मतलब उसके पेरेंट्स, किसी भी बच्चे के आंखों का कलर ब्राउन है या फिर ये कहें ब्लैक है, तो वो इसी तरह का रहेगा। ऐसा नहीं कि उस बच्चे को यदि हम मक्खन खिला दे या अलग से ऐसी कोई चीज खिला दे जिससे उसका आंखों का कलर या बालों का कलर बदल जाए, नहीं। तो कुल मिला के हेरिडिटी द्वारा जो प्राप्त पेरेंट्स से बच्चों में आए जो गुण होते हैं, जो जीन्स द्वारा ट्रांसफर होते हैं, वो सभी वंशानुक्रम में आ गए होते हैं, यानी कि हेरिडिटी। उन सभी विशेषताओं को, उन सभी गुणों को हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी की हमने बात की, ये स्टैटिक है, मतलब ये स्थिर होते हैं। जिस तरीके के गुण बच्चे में उनके पेरेंट्स द्वारा आ गए उनको हम चेंज नहीं कर सकते, एकदम कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये रही एक बात। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। आई होप ये हेरिडिटी आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल स्टैटिक होता है, स्टैटिक मतलब स्थिर होता है। जिस भी बच्चे को अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, मम्मी पापा से जो गुण प्राप्त हो गए, ठीक, तो अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बच्चे में और बहुत सारे क्वालिटी, बहुत सारे गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिला के कुछ जो गुण है बच्चे के डेवलपमेंट में जो भी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है वो वंशानुक्रम एंड वातावरण दोनों की होती है। उस चीज को भी हम आगे क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप हम दोबारा से देख लेते हैं वातावरण। पहले चीजों को धीरे धीरे क्लियर करें, आगे कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट की यदि हम बात करें, एनवायरमेंट बच्चे के जन्म के बाद माँ के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उसे जो भी माहौल प्राप्त होता है, बिल्कुल शुद्ध भाषा, मोटी भाषा में समझ लीजिए, जो भी बच्चे को माहौल मिलता है उसका वातावरण कहा जाता है। जैसे उसने पृथ्वी पर कदम रखा माँ के गर्भ से, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है, ठीक है, तो उसको कोई भी इन्वायरमेंट नहीं मिला, ठीक। उसके बाद जैसे ही वो पृथ्वी नए माहौल पर आता है उसको एक वातावरण प्राप्त हो गया होता है। वातावरण की यदि हम बात करें तो बच्चे को पोषण प्राप्त होता है, नए नए तरह के अलग से पोषण। पोषण का मतलब यहाँ पे है बच्चा समाज में आएगा, बच्चे ने पृथ्वी पर कदम रखा, कुल मिला के उसका माहौल चेंज हुआ, उसका वातावरण चेंज हुआ, उसका हवा पानी, कहते हैं ना, उसका हवा पानी चेंज हो गया माँ के घर में। तो प्रत्येक बच्चा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कंट्री का बच्चा हो माँ के घर में, तो एक जैसा उसका पोषण होगा। वातावरण में आने के बाद उसको अलग तरह का माहौल प्राप्त होगा, तो उसे वहां से अलग तरह का पोषण, अलग तरह का माहौल, वहां की संस्कृति, ठीक, संस्कृति के साथ साथ फ्रेंड लैंग्वेज, उसकी सोसाइटी अलग अलग उसे प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले माँ के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो होम यानी कि घर में आता है फ्रेंड्स, यानी कि उसके फैमिली परिवार में आता है। तो उसका वातावरण क्या हो, उसका घर, उसका परिवार। परिवार में यदि हम बात करें तो सबसे पहले उसकी माता पिता, ठीक, माता पिता के संपर्क में आएगा। किसी भी कोई भी बच्चा जब उसका जन्म होता है तो अपनी माँ के संपर्क में आएगा, उसके साथ साथ पिता, हाँ डॉक्टर तो आएंगे, ठीक है, उसके साथ साथ फिर परिवार में आएगा, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ आएगा। जिस जिस तरह से उसकी स्टेजेस, उसका विकास होगा, उसकी एज बढ़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जाएगा। स्टेजेस की हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, उसे उस तरह का वातावरण, माहौल प्राप्त होता जाएगा। तो कुल मिला के ये रही एक बात। तो अब यहाँ से बच्चे का जो एकदम डेवलपमेंट, विकास निर्धारित होता है, वातावरण पर डिपेंड करता है जन्म के बाद से, तो किस तरह का उसका वातावरण है। अब वहां पे बहुत सारी चीजें उसे प्रभावित करेंगी और बहुत सारी चीजें बच्चा सीखेगा। बहुत सारी चीजें की यदि हम बात करें तो उसका सामाजिक विकास होगा, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो उसका फिजिकल ग्रोथ यानी कि शारीरिक जो विकास है वो भी वातावरण पर बहुत हद तक डिपेंड करता है।
कुछ चीजें जैसे हमने यहाँ पे बात की, यानी कि हेरिडिटी में हमने बात की उसके शारीरिक बनावट, कद काठी, लंबाई, ठीक है, उसकी आंखों का कलर, बालों का कलर हो तो उसके हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम से प्राप्त होगा। लेकिन वातावरण में आने के बाद उसके फिजिकल डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। यदि बच्चे को अच्छा पोषण मिलता है तो बच्चा हष्ट पुष्ट अच्छी तरह से डेवलप होगा। यदि बच्चे के पोषण में किसी तरह की कमी रह जाती है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि उसके लालन पालन में कमी रह जाती है, उसके न्यूट्रिशन में कमी रह जाती है, तो बच्चे का जो विकास है, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, या अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट है विकास के, वो धीरे अलग अलग तरह से होते हैं। तो सामाजिक विकास की हमने बात की, बच्चे का बौद्धिक विकास, ठीक है, बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट, समझ लीजिए, यानी नैतिक विकास, ठीक, और बहुत सारे सामाजिक विकास, वो सब उसके वातावरण पर डिपेंड करेंगे। वातावरण पर डिपेंड का मतलब जैसे भी कि कोई भी बच्चा यदि लिटरेट फैमिली में उसका जन्म होता है तो बहुत अच्छी सभ्यता संस्कृति रहेगी, उसकी लैंग्वेज, उसका तहजीब तरीका, ठीक है, उसके संस्कार कुल मिला के कह सकते हैं बहुत अच्छे रहेंगे। या कुछ लोअर क्लासेस में रहेगा जहां पर पढ़ने लिखने का इस तरह का माहौल नहीं है, तो उसका यानी कि लैंग्वेज या बौद्धिक विकास थोड़ा अलग हटके हो सकता है। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इसमें भी अपवाद हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बात की सबसे पहले हेरिडिटी। हेरिडिटी एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि निश्चित अवस्था तक, या फिर ये कहें कि माता पिता से जो अंतरण किए गए गुण हैं या फिर ट्रांसफर किए गए गुण हैं, जीन द्वारा जो आते हैं, वो होते हैं जो निश्चित समय पर, मतलब जो बिल्कुल स्थिर हैं, जिस तरह के गुण मिल गए वो रहेंगे। लेकिन यहाँ पे वातावरण की बात करें तो वो बदलता रहेगा जीवन पर्यंत, मतलब ये चेंजेबल रहता है भाई, किसी भी बच्चे का वातावरण चेंज हो सकता है, समय समय पर चेंज होता रहता है, इसीलिए हम वातावरण को फ्रेंड्स कहते हैं डायनामिक। डायनामिक मतलब गतिशील। किसी भी बच्चे का विकास जीवन पर्यंत चलने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम क्लियर कर चुके हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहां से यदि वीडियो जाके नहीं देखी है आपने तो उसे देखें, अच्छी तरह से समझें, बिल्कुल सीक्वेंस में आप चलेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर से पहले मनोविज्ञान का एक परिचय अभी तक, ठीक है। इस सीरीज की 2 वीडियो आ चुके हैं, ये 3rd वीडियो रहेगी, लेकिन चैप्टर 2 रहेगा। फर्स्ट चैप्टर को जाकर देखें, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। यानी कि वातावरण की हमने बात की तो गतिशील रहेगा। गतिशील मतलब वातावरण किसी भी बच्चे का समय समय के साथ चेंज भी हो सकता है, जीवन पर्यंत चलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे का विकास समय के साथ उसकी अवस्थाओं के साथ बदलता रहता है, ठीक। या फिर ये कहें कि अमेरिका में बच्चे का विकास जिस तरह का उसे माहौल मिलेगा अलग अलग तरीके से होगा। क्लियर? तो आई होप यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर होंगी। हमने वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों चीज क्लियर की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट चीजें। इंपोर्टेंट चीजें क्या है फ्रेंड्स? किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के केस में यदि हम बात करें बच्चे के डेवलपमेंट में, तो और भी कुछ चीजें हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको यहाँ से वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी एंड वातावरण यानी एनवायरनमेंट दोनों चीजें क्लियर हो होंगी। तो किस तरह से बच्चे के डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का रोल रहता है, ठीक है। और इस सीरीज यानी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके थ्रू ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत इजीली क्लियर हो पाएंगे। तो यदि आप सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले यदि आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो है तो हमसे जुड़िए। हम चैप्टर वाइज प्रत्येक कॉन्सेप्ट वाइज ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो सीडीपी की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स सीडीपी में आपको निश्चित हो जाए, यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो बिल्कुल 25 प्लस मार्क्स आपके निश्चित ही आएंगे। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट है, रोल ऑफ क्रोमोसोम्स। रोल ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। नहीं फ्रेंड्स, ये पेडागोजी का कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली हम सीडीपी यानी मनोविज्ञान की थ्योरी करा रहे हैं, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। पेडागोजी जो क्लियर करेंगे, इसकी पेडागोजिकल जो एस्पेक्ट है
वो क्वेश्चंस के थ्रू हम क्लियर करेंगे, यानी कि सीडीपी की जो पेडागोजी है वो क्लियर कर लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। लेकिन यहाँ पे हम चैप्टर वाइज जो थ्योरी है उसे, जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करते हैं। तो रोल ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि किसी भी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों का क्या प्रभाव रहता है, क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले गुणसूत्रों की यदि हम बात करें तो आपने सुना होगा, क्योंकि बच्चे का जो वंशानुक्रम, जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो गुणसूत्रों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। गुणसूत्रों की यदि हम बात करें फ्रेंड, तो किसी भी मनुष्य में, किसी व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? सबसे पहले गुणसूत्रों की यदि हम बात करें तो फ्रेंड 46। बिल्कुल यहाँ से सीधा सीधा भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन बीइंग। तो किसी भी व्यक्ति में गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स की कितनी संख्या होती है? तो वो होती है फ्रेंड्स 46। क्लियर? 46 होती है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। यदि पेयर की बात करें तो कितने पेयर होते हैं फ्रेंड्स? 46 का आधा बिल्कुल सिंपल, यानी कि 23। 23 पेयर होते हैं यदि पेयर की बात करें। किसी भी व्यक्ति में क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46 टोटल। टोटल नंबर की हम बात करें यदि, तो टोटल नंबर हो गए फ्रेंड 46, यानी कि 46। यदि पेयर की बात करें तो पेयर कितने हो गए भाई 46 के? यानी 2 पेयर होते हैं। क्लियर? 2 पेयर होते हैं 23, यानी कि 23 2 पेयर होते हैं। पेयर में यदि हम बात करें तो 23 पेयर। अब ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी 46 में भी अलग अलग क्रोमोसोम्स किस तरह से रोल अदा करते हैं, किस तरह से इनकी भूमिका रहती है, ये इंपोर्टेंट है। यहाँ से घुमा करा के क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यदि चीजें यहाँ से क्लियर हो रही हूँ तो हमारे सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी हो जरूर से हमें बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की मैंने यहाँ पे बात की फ्रेंड्स। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की जो टोटल संख्या होती है वो होगी 46। क्लियर? 46 में फ्रेंड्स समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी नहीं है, आप समझने की कोशिश करें अपने, यानी कि एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें, चीजों को लिंक करने की कोशिश करें और क्लियरली समझ आती है। और कंसिस्टेंसी तो चाहिए भाई। यदि आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज को पास करने की आपने सोचा है तो बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्लियर? तो 46 हो गए। यदि हमने पेयर की बात की फ्रेंड्स तो 23 पेयर होते हैं। क्लियर? 23 ये हो गए पेयर। अब इसमें फ्रेंड्स 23 में भी यदि हम 23 में बात करें तो 22 प्लस 1 इस तरह से डिवाइडेड होते हैं, वर्गीकृत होते हैं। 22 प्लस 1 यानी कि 23, ये इस तरह से पेयर होता है फ्रेंड्स। यदि 46 की बात करें तो 44 प्लस 2, 42 प्लस 2, इसका मतलब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो गुणसूत्र हैं, ये अलग तरह से वर्क करते हैं, इनका अलग नाम है और इन दोनों का अलग रोल है। कुल मिलाकर अलग भूमिका है, वो क्या है उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो 40 यहाँ पे हमने बात की 22, यदि हम पेयर की बात करें 22 जो होते हैं फ्रेंड्स, ये होता है हमारा ऑटोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स मतलब ये सेम होते हैं, इनके जो विशेषताएं या गुण हैं। यदि हम एक पेयर में इसकी यदि हम बात करें 23 यानी कि जो 23वां होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर? तो सेक्स क्रोमोसोम्स का यहां पे मतलब है कि सेक्स का निर्धारण बच्चे के जन्म के समय, लड़की का पैदा होना, ठीक है, यानी कि बेबी गर्ल, बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल का निर्धारण जो करेगा फ्रेंड्स, यानी कि ये एक इकलौता जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो करता है, या अर्थात जो 2 क्रोमोसोम्स हो गए उन दोनों को यहाँ पे हमने बात की सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। लिंग का निर्धारण ये करते हैं
कि माँ के घर में यदि कोई बच्चा पल रहा है, यदि वो बेटी होगी या बेटा होगा, इसका निर्धारण जो करते हैं वो क्रोमोसोम्स जो दो हैं वो करते हैं। जो दो अलग है उन्हीं को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। इनके द्वारा किसी भी माँ के गर्भ से बच्चे का होना, यानी कि बच्चे का होना तो निश्चित है, उसके मतलब लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, बेबी बॉय और बेबी गर्ल का निर्धारण ये जो दो हैं वो करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोबारा से सुन लीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, ठीक है, क्लियर। एंड पेयर में यदि हम बात करें तो 23। यदि अलग से पूछे, यानी कि जो सेक्स का लिंग का निर्धारण करते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं दो की हमने बात की यहाँ पे। यदि 23 ये पेयर हो गए, 23 में एक ये हो गया, दूसरा 23 एक ये हो गया, कुल मिलाकर दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। वो किसी भी माँ के घर में पल रहे बच्चे में सेक्स का निर्धारण करते हैं, क्लियर। और इंपोर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स रहे हैं तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यदि नहीं भी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझने की कोशिश करें और चीजें क्लियर हो जाती हैं। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू आप बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगे। फ्रेंड्स तो दोबारा से आपको रिवाइंड कराना चाहूंगा कि हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 2 में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आज हम कर रहे हैं, ठीक, यानी कि वंशानुक्रम एवं वातावरण। बेसिकली ये जो हम क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कि सीटेट 2020 जो 31 जनवरी 2021 को होना है, दोबारा से 31 जनवरी 2021 को होना है। ऑलमोस्ट 60 दिन की रणनीति लेकर हम चल रहे हैं कि 60 दिन में हम थ्योरेटिकल यानी कि सारी की सारी थ्योरी कराएंगे, चैप्टर वाइज प्रत्येक इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, उसके साथ साथ हम सारे क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। तो सीडीपी में यदि आपको कोई भी शंका या शक या फियर या डर या कॉन्फिडेंस लेवल लो लग रहा है तो हम हमारे चैनल अधिगम मंच से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में बेहतर बनाइए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे रोल ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की। तो फ्रेंड्स यानी कि अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये है मेल, क्लियर, और ये है भाई फीमेल, 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 एनीवे। तो फ्रेंड्स यानी कि ये है पुरुष और ये है महिला। अभी मैंने जो बात की यानी कि 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं किसी भी बच्चे में लड़की होना और लड़का होना। ये दो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं, और जो बाकी जो होते हैं फ्रेंड्स 44 वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो क्लियर, तो मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल की यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले XY क्रोमोसोम्स और फीमेल में होते हैं XX क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यदि मेल का X क्रोमोसोम्स मिलता है, ठीक है, X गुणसूत्र, और फीमेल का भी X मिलता है, कुल मिला के यदि XX 2 क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं तो गर्भ में पल रहे जो बच्चा है उसका निर्धारण जो होगा कुल मिला के वो हो जाएगी लड़की, क्लियर। यानी वो होगी बेबी डॉल, बेबी डॉल नहीं, बेबी गर्ल। यदि मेल और फीमेल से 2 क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र XX आपस में मिलते हैं तो जन्म होगा लड़की का। यदि मेल से जाता है Y और फीमेल से जाता है X, यानी कि XY 2 क्रोमोसोम्स का संबंध बनता है, जोड़ा बनता है, तब जो पैदा होगा वो होगा लड़का, क्लियर। यानी कि जो बेबी है माँ के गर्भ में वो हो जाएगा बेबी बॉय। तो फ्रेंड्स क्रोमोसोम्स की हमने बात की, यानी मेल की यदि बात करें तो मेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, क्लियर, XY डिफरेंट होते हैं। फीमेल में होते हैं दोनों XX, ठीक है। जब भी कभी मिलेंगे फीमेल से जो आएंगे X ही आएगा, ठीक, और मेल से कभी X और कभी Y। तो कुल मिला के जब एक पेयर बनेगा XX का मेल और फीमेल दोनों के थ्रू तब लड़की का जन्म होगा। X और Y दोनों अलग अलग यदि सेक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं
ठीक है, यानी फीमेल से एक्स हमेशा एक्स ही आएगा और मेल से वाई आता है। एक्स वाई का यदि पेयर बनता है क्रोमोसोम्स का तो लड़के का जन्म होगा। तो कुल मिला के माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का निर्धारण क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, तो टोटल नंबर की हमने बात कर ली, टोटल नंबर और क्रोमोसोम्स 46 और पेयर की हमने बात की तो 23। ठीक है, 23 में यानी एक पेयर में यदि हम बात करें तो एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, उससे लिंग का निर्धारण होता है बच्चे का, ये लड़की है या लड़का। ठीक, तो टोटल 44 प्लस 2 कुल मिला के 46, दो जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और बाकी जो होते हैं उनको ऑटो क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये रही बात मेल और फीमेल के, यानी कि लड़की और लड़का के लिंग निर्धारण की। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्लियर था, चैप्टर नंबर जो हम 2 कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता है। यदि कोई चीज छूटती है तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यानी कि ये जो सेशन है थोड़ा लंबा जा रहा है। अब इस चैप्टर में 2 इंपोर्टेंट चीज छूटते हैं। पहली जो छूटती है उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो पहली है वो है नेचर नर्चर डिबेट, नेचर एंड नर्चर डिबेट। क्लियर? नेचर नर्चर डिबेट क्या है वो, एंड जो सेकंड इंपोर्टेंट चैप्टर यानी कि इस चैप्टर का सेकंड जो टॉपिक है और है उसे करेंगे नेचर नर्चर डिबेट के बाद, यानी कि ट्विंस। हमने अभी बच्चों की बात की। ठीक है, क्रोमोसोम्स के थ्रू बच्चों का निर्धारण होता है लड़की और लड़का का। अब हम बात करेंगे ट्विंस। ट्विंस का निर्धारण किस तरीके से होता है। ठीक है, जायगोट का निर्माण होता है जायगोट में किस तरीके से, और हम बात करेंगे यहाँ पे ट्विंस के प्रकार। ठीक है, ट्विंस के प्रकार होते हैं तो कितने प्रकार होते हैं जुड़वा बच्चों के, उसके बारे में और नेचर नर्चर डिबेट जो यानी कि चैप्टर 2 का पार्ट 2 यानी कि भाग 2 करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें। मैं इसकी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।